मानहानि की परिभाषा और मानहानि के आवश्यक तत्व क्या हैं, इसके अपवादों को और इससे बचने के उपायों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि मानहानि क्या है और मानहानि किस प्रकार किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाती है। इस सब को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मानहानि क्या है? मानहानि को परिभाषित करने के लिए भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। अंडरहिल एक बहुत ही लर्नेड विधि शास्त्री रहे हैं। उनके हिसाब से मानहानि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला एक ऐसा कथन है जो बिना किसी विधिक औचित्य से प्रकाशित किया गया है तथा ऐसे कथन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। प्रकाश और प्रोफेसर विनफील्ड है, उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के संबंध में प्रकाशित ऐसे कथन को मानहानि कहते हैं जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि से साधारण या गिर जाए या जिसके फलस्वरूप लोग उससे उपेक्षात्मक व्यवहार करने लगे। अतः किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिकारित करना समाज में उसकी प्रतिष्ठा का हनन है। यदि ऐसा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किया गया हो तो ऐसे करने वाला व्यक्ति मानहानि का दोषी है। मानहानि के कुछ आवश्यक तत्व हैं जिन्हें हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा ये कंसीडर किया जाता है कि मानहानि हुई है। तो पहला है कि कोई भी कथन जो मानहानिकारक हो ये प्रतीत होना चाहिए। दूसरा, कथन वादी से संबंधित हो। तीसरा, कथन का प्रकाशन और पब्लिकेशन किया गया हो। तो कौन से कथन मानहानिकारक है? तो वह कथन मानहानिकारक या अपमानजनक होता है जिससे वादी की प्रतिष्ठा को ठेस या क्षति पहुंचती है, या समाज के विवेकशील लोगों की नज़रों में वादी गिर गया हो, या समाज के विवेकशील लोग वादी के प्रति घृणा या उपेक्षा करने लगे हों। इस प्रकार यदि कोई कथन किसी व्यक्ति की ख्याति या चरित्र को क्षति पहुंचाता है तो उसे मानहानिकारक कहा जाता है। कथन का वादी से संबंधित होना। वादी जब मानहानि के लिए वाद करता है तो मानहानि के हर वाद में उससे यह साबित करना पड़ता है कि मानहानिकारक कथन वादी से ही संबंधित है, अर्थात वादी के ही प्रति किए गए हैं। इसमें बहुत ही फेमस केस है न्यू स्ट्रीट वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड 1936 नामक वाद में प्रतिवादी एक न्यूज़पेपर ने एक लेख प्रकाशित किया। हेराल्ड न्यूस्टेड कैंपवेल निवासी के द्विविवाह किया, इसमें उसके लिए दोष सिद्ध पाया गया। यह कथन हेराल्ड न्यूस्टेड के संदर्भ में सत्य पाया गया, अतः प्रतिवादीगण उत्तरदायी नहीं ठहराए गए। कथन का प्रकाशन किया जाना। मानहानि के हर वाद में वादी को यह साबित करना पड़ता है कि प्रतिवादी ने मानहानिकारक कथन प्रकाशित किया है। जब तक कथन का प्रकाशन नहीं होता तब तक कोई कथन मानहानिकारक नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कोई मानहानिकारक कथन लिखकर पत्र में अपनी जेब में रख ले और किसी को दिखाए भी नहीं तो ऐसा कथन मानहानिकारक नहीं हो सकता। प्रकाशन का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी में मानहानिपूर्ण कथन को लाना जो उस व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में ऐसा कथन किया गया हो। पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। इंग्लैंड में पति और पत्नी को एक माना गया है। पति द्वारा पत्नी से या पत्नी द्वारा पति को कहे गए शब्द मानहानिकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। पति के संबंध में पत्नी को या पत्नी के संबंध में पति को मानहानिकारक पत्र भेजना या मानहानिकारक माने जा सकते हैं। दूसरा है, जब पति अपनी पत्नी या पत्नी के संबंध में अपमानपूर्ण बात इस प्रकार कहे कि तीसरे व्यक्ति को ज्ञान हो तो कथन प्रकाशित समझा जाएगा या वाद चलाने योग्य होता है। वे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत टीजे पोनन वर्सेस एमजी वर्गीस 1970 का प्रमुख वाद है। पति ने अपनी पत्नी राठी को जो पत्र लिखा उसमें अपनी पत्नी के पिता अर्थात अपने ससुर के बारे में मानहानिकारक बातें लिखी। पत्नी ने पत्र अपने पिता को पकड़ा दिया और ससुर दामाद पर मानहानि से हुई नुकसानी के लिए वाद लाया।
अभी निर्धारित हुआ कि दामाद नुकसानी के लिए दायी था क्योंकि पत्नी को पति द्वारा भेजा गया पत्र ससुर के हाथ में पड़ जाने पर पत्र प्रकाशित माना जाएगा और दामाद के विरुद्ध साबित किया जाएगा। मानी हानि के अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है? तो पहला अपवाद है सत्य एवं औचित्य होना चाहिए, ट्रूथ एवं फेयर होना चाहिए, उचित और सद्भावपूर्ण आलोचना होनी चाहिए, विशेषाधिकार होना चाहिए, क्षमा और याचना होना चाहिए। तो सत्य और औचित्य क्या है, जस्टिफिकेशन और ट्रूथ क्या है? मानहानि के बाद में चाहे वे अपलेख हो, अपवचन हो, सत्य या औचित्य हो, या फिर पूर्ण सत्य या औचित्य एक पूर्ण बचाव हो, या कानून किसी व्यक्ति के ऐसे चरित्र की रक्षा नहीं करता है जिसमें सत्यता का ज्ञान नहीं था। यदि विवादित कथन प्रकाशन के समय सारता और तथ्यता सत्य था तो प्रकाशक का उद्देश्य एवं हेतु संगत है। दैनिक भास्कर बनाम मधुसूदन भास्कर AIR 1991 की इसकी जो भी साइटेशंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें बहुत ध्यान से याद रखना है, चाहे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, या फिर किसी भी परीक्षा के लिए आपकी विषय वस्तु में पकड़ के लिए केस का साइटेशन याद होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने हर प्रश्न में केस का साइटेशन ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि किसी भी प्रश्न के या किसी भी एग्ज़ाम की गुणवत्ता में आपके प्रश्न को महनी बनाने में पूर्ण योगदान देता है। तो इसलिए हर बात में केस के साइटेशन जरूर लिखें। उचित एवं सद्भावपूर्ण आलोचना, फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट्स क्या है? तो मानहानि के मुकदमे में दूसरे प्रतिवादी द्वारा उचित एवं सद्भावपूर्ण आलोचना है। सार्वजनिक हित के मामले की उचित एवं सद्भावपूर्ण आलोचना है। सार्वजनिक हित के मामले की उचित, चाहे वह कितने ही कटु शब्दों में क्यों ना हो, तब तक मान्य नहीं है जब तक कि वह दुर्भावनापूर्ण एवं असीमित रूप में लिखी जाए। उचित फेयर का अभिप्राय निष्कपट, हॉनेस्ट एवं संगत रिलेवेंट से है। उचित एवं सद्भावपूर्ण आलोचना सत्य तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ओडेगर बनाम मोर्टिमर 1873 का एक बहुत ही फेमस केस है। इसके बाद में प्रतिवादी एक राजनीति के बारे में यह छापा गया कि वह आधे व्यक्तित्व का तथा आधे का धूर्त है। वह निम्न स्तर का राजनीतिक नेता तथा एक सस्ते किस्म का राजनीतिक है। इसके पास यदि पर्याप्त दिमाग होता तो राजनैतिक रूप से जागरूक होता। न्यायालय ने इस प्रकार की आलोचना के बचाव के बारे के अंतर्गत मान्यता प्रदान की। विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस क्या है? जब एक व्यक्ति मामले के तथ्यों से इस प्रकार संबंधित हो कि वह उनके संबंध में जो कुछ भी या लिख रहा है वह औचित्यपूर्ण है। जब दूसरा कोई भी व्यक्ति कैसा कहने या लिखने पर मानहानि का दोषी होता है तो यह कहा जाता है कि औचित्य रखने वाले व्यक्ति का वह विशेषाधिकार था जो उसको अवसर को जिस पर विशेषाधिकार का प्रयोग करता है विशेषाधिकार का अवसर कहा जाता है। इस प्रकार अवसर दो भागों में बांटे जा सकते हैं, पूर्ण विशेषाधिकार अथवा सीमित विशेषाधिकार प्रदान करने वाले अवसर। पूर्ण विशेषाधिकार क्या है? पूर्ण विशेषाधिकार के अंतर्गत वे कथन आते हैं जिनके बारे में वाद नहीं चलाया जा सकता, भले ही कदम दुर्भावनापूर्ण, मिथ्या एवं मानहानिकारक हो। पूर्ण विशेषाधिकार निम्नलिखित अवसर प्राप्त करते हैं। पहला है असंसदीय कार्यवाही, दूसरा न्यायिक कार्य, तीसरा सैन्य कार्य या राज्य की कार्यवाहियाँ। सीमित क्वालिफाइड प्रिविलेजेस या कथन सीमित विशेषाधिकार कहे जाते हैं जिनके लिए भले ही वे मिथ्या या मानहानिकारक हो, मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि प्रतिवादी स्पष्ट दुर्भावना, एक्सप्रेस मेलिस। और हम लोग बात हो रही थी हम लोगों की पूर्ण विशेषाधिकार और सीमित विशेषाधिकार की। तो पूर्ण विशेषाधिकार को हम लोगों ने समझ लिया था कि पूर्ण विशेषाधिकार में के कौन कौन से अवसर होते हैं, जिसमें संसदीय कार्यवाही, न्यायिक कार्य, सैन्य कार्यवाहियाँ और राज्य की कार्यवाहियाँ शामिल हैं। सीमित विशेषाधिकार क्वालिफाइड प्रिविलेजेस या कथन सीमित विशेषाधिकार है जिनके भले ही वे मिथ्या मानहानिकारक हो, वादी मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि प्रतिवादी स्पष्ट एक्सप्रेस मेलाइस जो है प्रमाणित ना कर दे। इस प्रकार इन कथनों पर दुर्भावना की सीमा लगी रहती है।
तो इस मामले में सीमित विशेषाधिकार माने जाते हैं। और कृत न्यायपालन में कहा गया है, स्टेटमेंट इन प्रेफरेंस ऑफ अ ड्यूटी, कि किसी मामले में परिस्थितियां प्रतिवादी पर ऐसा कर्तव्य आरोपित कर सकते हैं कि वह तीसरे पक्ष की कोई बात संप्रेषित करने को बाध्य हो। यह कर्तव्य सामाजिक, नैतिक अथवा विधिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे पुलिस द्वारा अपराधी की जांच एवं मालिक द्वारा अपने नौकर की बेईमानी के लिए अतिथि को चेतावनी आदि। लेकिन ये कथन दुराशयपूर्ण अथवा दुर्भावना से जो है प्रेरित नहीं होने चाहिए। तीसरा जो है स्टेटमेंट है इसका, कि कानूनी हित के संरक्षण में, स्टेटमेंट मेड इन प्रोटेक्शन ऑफ लीगल इंटरेस्ट, तो किसी कानून हित की रक्षा, जैसे आत्मरक्षा तथा सार्वजनिक कष्ट दूर करने के लिए किसी अधिकारी के समक्ष कथन राज्य कर्मचारी के संबंध में जनता के व्यक्ति द्वारा शिकायत आदि करना है। उचित एवं सही प्रतिवेदन, एक्यूरेट एंड फेयर रिपोर्ट्स की बात होती है। इसमें न्यायिक कार्यवाही के प्रतिवेदन आदि के अंश या उद्धरण या स्थानीय संस्थाओं को बैठक में किए गए भाषण आदि सम्मिलित हैं। क्षमा और याचना, जब बात क्षमा और याचना की आती है तो यह प्रतिवादी समाचार पत्रों या अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों के मामले में प्राप्त होता है। प्रतिवादी को यह सिद्ध करना चाहिए कि उसके कार्य में असावधानी या विक्षेप नहीं था तथा क्षमा याचना शीघ्र कर लेनी चाहिए। अंग्रेजी विधि मानहानि के दो रूप बताती है। पहला है कि ऐसे मिथ्या तथा अपमानजनक कथन के प्रकाशन अपमान लेख कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान को क्षति पहुंचती है। छपे हुए चित्र, सिनेमा, फिल्म, पुतले, ग्रामोफोन रिकॉर्ड आदि को स्थायी प्रकाशन के अंतर्गत माना जाता है। अपमान लेख के आधार पर तभी वाद किया जा सकता है जब कथन मिथ्या या असत्य हो, जब कथन अपमानजनक हो, जब कथन स्पष्ट एवं अस्थायी हो, जब कथन वादी के संबंध में किया जा सकता हो और या जब कथन का प्रकाशन हुआ हो। तो पहला है अपमान वचन, सैलेंडर्स, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना अपमान वचन कहा जाता है। अपमानजनक कथन या तो मौखिक शब्दों द्वारा बोलकर या अन्य किसी अस्थायी स्वरूप से किया जाता है। ऐसे बोले गए शब्द श्रव्यदृश्य होते हैं। इस प्रकार बिना किसी विधिक औचित्य या मौखिक रूप से कहे गए मिथ्या अपमानजनक वचन जो स्थायी एवं मानहानिकारक हों अपमान वचन कहलाते हैं। अपमान वचन के आधारवाद तभी किया जा सकता है जब कथन मिथ्या अथवा सत्य से परे हों, जब मानहानिकारक हों, जब प्रकाशित हों या अभिव्यक्ति हों या प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित किए गए हों। छठा है वादी से संबंधित हो तथा उससे वादी को क्षति पहुंचती हों। वे परिस्थितियां जब वचन स्वतः अनुयोज्य होता है। तो पहला है वादी पर कारावास से दंडनीय अपराध करने का मिथ्या आरोप लगाना। दूसरा है वादी पर छूत रोग या संक्रामक रोग से होने का मिथ्या आरोप लगाना। वादी पर कार्य या वृत्ति के संबंध में अयोग्यता का आरोप लगाना। चौथा है लड़की या स्त्री पर जारता या दुश्चरिता का आरोप लगाना। भारतीय विधि में भारत में अपमान वचन लेख और अपमान वचन में कोई अंतर नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है तथा धारा 500 में मानहानि के लिए अपराध की संदर्भित किया गया है। भारत में मानहानि के लिए आपराधिक एवं दीवानी दोनों प्रकार की कार्यवाहियों को किया जाता है तथा वाद लाने की अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। अपमान लेख और अपमान वचन में अंतर किया गया है। तो यह अपमान लेख में अंतर के आधार को आपराधिक एवं दीवानी के आधार पर यदि हम देखते हैं तो अपमान लेख को इंग्लैंड में दंडनीय एवं दीवानी क्षति दोनों होता है, जबकि अपमान वचन केवल दीवानी क्षति होती है। अपमान लेख में विशेष क्षति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अपमान वचन में विशेष क्षति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अपमान लेख स्वतः अनुयोज्य होता है, अपमान वचन स्वतः अनुयोज्य नहीं होता है।
अपमान लेख लिखित होता है, अपमान वचन बोले गए शब्दों द्वारा होता है। अपमान वचन आँखों के प्रति होता है, अपमान वचन कानों के प्रति होता है। अपमान लेख मानी हानिकारक विषय स्थायी रूप में होता है, उदाहरण के लिए कार्टून, मूर्तियाँ आदि, जबकि अपमान वचन मानी हानिकारक विषय अस्थायी रूप में होता है। अपमान लेख वाद करने की अवधि 6 वर्ष है, अर्थात 6 वर्ष के बाद वाद नहीं लाया जा सकता, परंतु अपमान वचन में वाद करने की अवधि 2 वर्ष है और 2 वर्ष के पश्चात वाद नहीं लाया जा सकता है।